नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो आज है कार्यपत्रक 54 54 17 11 2020 की वर्कशीट है। विषय सामाजिक विज्ञान और इतिहास पार्ट 1। ठीक है, तो पार्ट 1 इनका अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो अब और इसका अध्याय एक ही है और जो भाग 6 है फ्रांसीसी क्रांति भाग 6, और ये जो भाग है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके पेपर में भी कई बार आ चुका है ये इसमें से। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें महिलाओं के लिए क्रांति का अर्थ। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति चल रही है, इसमें बताना है जब फ्रांस क्रांति हुई थी महिलाओं के उसके ऊपर क्या अर्थ था। महिलाएं फ्रांसीसी क्रांति की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। ठीक है, उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था पुरुषों के साथ। उन्हें उम्मीद थी कि क्रांतिकारी सरकार उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम लेगी। मतलब उन्होंने भी भाग लिया था क्रांतिकारी में, तो उम्मीद ये भी थी कि जो महिलाओं की जो जीवन में समस्याएं हैं उसको भी सुधारी जाएंगी। अधिकांश महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में बेहद कम अवसर उपलब्ध थे, उनके पास बहुत ही कम अवसर थे। आज तो महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाता है और अलग से भी अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन पहला ऐसे बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन महिलाओं ने अपने हितों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक क्लब शुरू किया और अखबार निकाले। ठीक है, जब यहाँ की जो क्रांतिकारी सरकार जब बनी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो उन्होंने अखबार निकाले, अपने प्रचार किया। उनकी एक प्रमुख मांग पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार थी। उनका ये भी था कि हमें पुरुषों के बराबर दर्जा दिया जाए। 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। ठीक है, याद रखना इन्हें सक्रिय भागीदारी थी, लेकिन 1791 के संविधान में इन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। निष्क्रिय एक होता है सक्रिय नागरिक, एक निष्क्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक जो होता है कि देश के कामकाज में हिस्सेदारी में भाग लेता है, अपने विचार देता है, लेकिन निष्क्रिय नागरिक को कुछ ऐसे अधिकार या महत्वहीन माना जाता है। और इन्हें ऐसा कह के काफी इन्हें अलग थलग रखा गया। लेकिन बाद में शुरू में क्रांतिकारी सरकार ने सुधार लाने वाले कानून लागू किए। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो यहाँ की सरकार थी क्रांतिकारी वो सुधार लाना शुरू करती है। तो सबसे पहले क्या था, लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे भी अब बहुत सारी, याद रखना फ्रांसीसी क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसने विश्व को बहुत कुछ दिया। अब शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उसका पंजीकरण किया जाने लगा। तो ये तो आप चीजें समझ ही रहे होंगे। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अर्जी का मतलब आवेदन। ठीक है, फर्जी नहीं है, ये आपका अर्जी है। अर्जी दिया मतलब कोई भी तलाक के लिए आवेदन दे सकता है। ये भी पॉइंट आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे। ठीक है, ज्यादा मुश्किल तो है नहीं ये वाला। अब महिलाएं व्यावसायिक परीक्षण ले सकती थी। व्यावसायिक का मतलब जो कामकाज होता है व्यवसाय का, वैसा परीक्षण मतलब ट्रेनिंग ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और व्यवसाय चला सकती थी। अब उन्हें इस प्रकार के अधिकार भी दिए जाने लगे थे। समझ में आया? 1791 की बात है, समझे? 1791, अगर इसे हम घुमा के 10 साल अगर ऐड कर ले, 9 साल, तो 1800, मतलब 1800 1900। ठीक है, तो 2000 तो चल ही रहा है। समझ लो इतने पहले समय की बात, ये रेवोल्यूशन लाना बहुत ही एकदम इतिहास बदलाव जैसी बात रही थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा, लेकिन उन्हें राजनीतिक में उन्हें हिस्सेदारी नहीं दी। हर जगह हिस्सेदारी मिली, लेकिन राजनीति में उन्हें हिस्सेदारी नहीं मिलती थी। इनके नेत्रियों में सबसे महत्वपूर्ण थी ओलंप। ठीक है, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है ना, ब्लर तो नहीं हो रहा। ओलंप दे गूंज, इस व्यक्ति ने काफी इनके लिए मदद किया। लेकिन आगे होता क्या है, 1791 में उन्होंने पुरुषों एवं नागरिक अधिकार घोषणा की तर्ज पर महिलाएं एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया और महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाई। किन्होंने आवाज उठाई थी? ओलंप दे गूंज ने। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का कानून लागू किया। जैसे आपको पता होगा, इन्होंने अपनी राजनीतिक अधिकारों के लिए क्लब
शुरू की और अखबार निकालने शुरू किए थे। तो यहाँ की सरकार ने उसे तो बंद कर दिया। ओलंप दे कूज ने इनके महिलाओं के समर्थन में आवाज उठाई थी। और इनके साथ क्या किया गया, आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लब को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। नेशनल कन्वेंशन के शासन काल में ओलंप दे कूज पर देशद्रोह का मुकदमा चलाएगा। याद रखना, कोई भी देश हित की बात करता है सीधे उस पर देशद्रोह का मुकदमा कर देते हैं। मतलब देशद्रोह, समझ रहे हो, मतलब देश के हित में काम नहीं कर रहा है, वो चलाया गया और उसे फांसी दे दी गई। समझ में आ रहा है? किसे? ओलंप दे कूज को। अंततः सन 1946, याद है ना, भारत का आजाद हुआ था 1947। इस पॉइंट से भी आप याद कर सकते हैं, भारत की आजादी के एक साल पहले 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल किया। ये समझ सकते हो, जैसे भारत आजाद होने वाला था उससे एक साल पहले ही महिलाओं को मताधिकार का जो अधिकार था उसे दे दिया गया। इससे पहले उन्हें राजनीति में कोई भी अधिकार नहीं थे, राजनीति हिस्से में उनकी भागीदारी नहीं थी। अलग अलग जगह उन्हें दिए तो गए थे, लेकिन अंत में 1946 में फ्रांस की महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार, अपना नेता चुनने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है आपका, लेकिन इंपॉर्टेंट काफी है, पेपर में इसमें कई बार आता है। और दास प्रथा, ठीक है, बहुत कई बार आया हुआ है आपके पेपर में। महिलाओं के प्रति जो योगदान रहा है ये और दास प्रथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। उपनिवेश में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी समाज सुधारों में से एक था। याद है ना जैकोबिन? ठीक है, फिर भी थोड़े से हिंट के लिए आपको मैं एक वर्कशीट दिखाता हूँ, ठीक है, जैकोबिन के लिए। इसने मतलब ये व्यक्ति था, कहाँ चला गया, यहाँ पे भी ना जैकोबिन ये रहा, ठीक है। तो काफी तानाशाह था। तो वर्कशीट आपकी है 52, ठीक है। 52 में यहाँ देखिए, शॉर्ट में थोड़ा सा पढ़ लेते ताकि सब कुछ रिमेम्बर हो जाए, याद हो जाए ना। जैकोबिन ने पेरिस की भीड़ में कम्युनिन की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार कर आतंक के राज की स्थापना की थी, ठीक है। आतंक, और आपका प्रश्न भी था आपके, आतंक के राज क्या था, तो यही था। तो आतंक का राज इसने मतलब वहाँ के तहस नहस करके अपना राज्य किया था, लेकिन इसने काफी अच्छा रेवोल्यूशन भी लाया था। तो ये अच्छी बात भी थी कहीं ना कहीं। तो दोबारा से पढ़ते हैं, ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आएगी। जो ये था वर्कशीट आपकी 52, अगर आपको पढ़ना होगा तो वर्कशीट 52 एक बार दोबारा देख सकते हैं आप, नहीं तो यहाँ तो दोबारा पढ़ने ही जा रहे हैं। उपनिवेशिक में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी समाज सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश तंबाकू, नील, चीन एवं फ्रांस एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे, ठीक है। तो में चीज जो व्यापार हुआ करता था किसका, तंबाकू का, नील का, चीनी का, कॉफी का, इन सब चीजों का। और इसमें दासों का काफी महत्वपूर्ण था। ये सामानों को ढोने के लिए या खेती बाड़ी पे मजदूरों को जो चाहिए थे वो दास प्रथा के थ्रू ही आपूर्ति की जाती थी। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा से श्रम की कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। जैसे बहुत सारे लोग थे जो अपने देश को छोड़ के दूसरी जगह काम करने नहीं जाते थे, लेकिन जो दास थे, एक समझ लीजिए कि जैसे भेड़ बकरियों को खरीदा जाता है उसी प्रकार से इंसानों को खरीदा जाता था, उन्हें हम दास कहते थे, ठीक है। अपरिचित एवं दूर देश में जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा से श्रम की कमी हो गई, तो यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार शुरू किया। यूरोप, ठीक है, ये सब दोनों यूरोप से अफ्रीका में आते थे दास, और अफ्रीका से हमेशा अमेरिका में जाते, तो ये त्रिकोणीय व्यापार बन गया था, ठीक है। किसका, बस ओनली दासों को इधर उधर भेजने का किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर अफ्रीका से स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे, जिस प्रकार से हम गाय, भैंस, बकरी वगैरह खरीदते हैं, ठीक है, या किसी पशु को खरीदते हैं, उसी प्रकार से इंसानों को खरीदा जाता था, उन्हें हम दास कहते थे। दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। समझ लो, दास जो व्यापारी थे वो एक तरह से माफिया टाइप के होते थे। देखिए कैसे थे, दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों, मतलब जो दास का व्यापार जो इंसानों के इधर उधर बेचा करते थे, कि विरोध के भय
से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। समझ लो, जो दास व्यापार थे एक तरह से माफिया थे, जैसे मैं आपने बताया। ऐसा लिख मत दीजिएगा, मैंने आपको समझाने के लिए बस ये कहा है। सन 1794 के कन्वेंशन के फ्रांसीसी उपनिवेशियों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित किया गया। अंत में 1794 के कन्वेंशन के फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दास की मुक्ति का कानून पारित, मतलब इन्हें छोड़ दिया जाएगा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। ठीक है, अब याद है ना नेपोलियन? तो आपको पिछली वर्कशीट से याद होगा कि 1794 में रॉसपियरे, ठीक है, और उसको अब फांसी दे दी गई थी और उसका आतंक का राज भी समाप्त कर दिया गया था। 1794 के कन्वेंशन के फ्रांसीसी जो उपनिवेश में सभी दासों को मुक्ति पारित कर दी गई थी, जो आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा भी है। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। इसके बाद पता है ना, उदारवाद गणतंत्र आया था। ठीक है, एक बार मैं आपको वर्कशीट दिखा दूं तो मेरे पास ये वर्कशीट भी है ताकि आपको लिंक होता रहे। ठीक है, 94 से 99 उदारवाद। ठीक है, उसके बाद क्या था कि जो राजतंत्र, पुनः राजतंत्र की ओर, ठीक है, 1799। तो कहने मतलब बाद में धीरे धीरे जब नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी, बागान मालिकों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई, फिर दोबारा से उन्होंने गुलाम बनाना शुरू कर दिया, व्यक्तियों को खरीदना और बेचना शुरू कर दिया। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1884 में किया गया। जो पूर्ण रूप से है, जब दास प्रथा का हटी, फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1884 में किया गया। ठीक, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपका बहुत ही इजी वर्कशीट है। और अब आते हैं फ्रांसीसी क्रांति की विरासत। जो फ्रांसीसी क्रांति की विरासत रही है कौन सी है? स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों का विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी या विरासत थे। सन 1789 में सेंसरशिप की समाप्ति हुई। अधिकारों की घोषणा ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिए। मतलब कि कोई भी खुले विचार अपने रख सकता था, जैसे भारत में भी है, अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रखा जा सकता है। तो इसका ये अर्थ नहीं हो सकता कि आप किसी को गाली गलौज दें, आप अपने विचारों को रख सकते हैं। ठीक है, ये विचार फ्रांस से निकलकर बाकी दुनिया में फैले। आपको पता है जो फ्रांस की क्रांति ने बहुत कुछ, स्वतंत्रता अधिकार, समानता अधिकार, ये सब जो अधिकार आए हैं आपके, सब फ्रांस से ही आए हुए हैं। पूरी दुनिया को जिसने दिया, ये विचार फ्रांस से निकलकर बाकी दुनिया में फैले। इनके कारण सामंती व्यवस्था का नाश हुआ और औपनिवेशिक समाज ने स्वतंत्रता के अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचार की नई परिभाषा दी। ठीक है, दासता मतलब वही है ना, मतलब दास प्रथा से काफ़ी जो मुक्ति मिली थी, ये भी काफ़ी अच्छी बात थी। लेकिन आपने देखा होगा भारत में भी दास प्रथा काफ़ी हद तक चलाया गया था। इसे समाप्त करने में अंग्रेजों का भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। वो अगर भारत के बारे में आएंगे तो उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल ये फ्रांस के बारे में था। उम्मीद है वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। तो इसके चलिए प्रश्न उत्तर जल्दी से कर लेते हैं। काफ़ी इजी हैं, कोई भी मुश्किल की बात नहीं है। तो पहला है आपका, फ्रांसीसी महिलाओं के लिए क्रांति का अर्थ, फ्रांसीसी का क्या अर्थ है, क्या महत्व था। ठीक है बच्चों, तो थोड़ी सी जो हमारी तबीयत खराब चल रही है, जैसे मैंने आपको बताया भी होगा, आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों की तबीयत खराब होगी तो आपका वर्कशीट पर काफ़ी बर्डन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद भी करना होता है, ऑनलाइन क्लास भी लेनी होती है। ठीक है, काफ़ी ध्यान रखिएगा अपनी सेहत का, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। अगर गड़बड़ हुई तो आपकी पढ़ाई पर काफ़ी इफेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए हम जो पहले का प्रश्न का उत्तर है, फ्रांसीसी क्रांति में सक्रिय रूप से शामिल थी महिलाओं की जो है उसके बारे में। उन्हें उम्मीद थी कि क्रांतिकारी सरकार उनका जीवन सुधारने हेतु कदम लेगी। सारी चीज़ें आपके वर्कशीट में से ही लिखी गई हैं। अधिकांश महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में बेहद कम अवसर उपलब्ध थे। 1791 के संविधान में उन्हें सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। उन्हें हित के लिए अखबार निकाली। ठीक है, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे पास जगह कम बची थी तो आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ से बताया। अगर आपको लिखने की इच्छा है और बड़ा बनाने की इच्छा है तो ठीक, महिलाओं ने अपने हितों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। ठीक है, तो यहाँ से कई बच्चे कहते हैं छोटा छोटा लिखिए, तो छोटा छोटा बना के ही लिखा गया है। अब जिसे बड़ा लिखना है वो आपने वर्कशीट की से मदद ले सकता है। प्रश्न नंबर 2,
फ्रांस की राजनीति और व्यापार में दासों का क्या महत्व रहा है। ये समझ लीजिए जो फ्रांस की पूरी अर्थव्यवस्था थी दासों के प्रति चल रही थी। चीज़ें क्या थी, वहाँ पे लोगों के पास रोजगार नहीं थे, अरे मतलब जो मजदूर वर्ग के क्षेत्र में जो थे वो पुरुष नहीं थे, तो दासों को ही बुलाया जाता था खेती बाड़ी में काम करने के लिए। ठीक है। और कैरिबियन उपनिवेशक तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसे वस्तुओं की महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे, जो दासों द्वारा आधारित एक अर्थव्यवस्था थी। तो दासों के प्रति ये सब सारा काम कराया जाता था, जो भी खेती बाड़ी थी और जो समुद्र से सामान इधर से उधर लाने ले जाने का काम करता था, इन्हीं मजदूरों का काम करवाया जाता था। दूसरा है यूरोप, फ्रांस एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया जाता था, जैसे हमने वर्कशीट में पढ़ ही लिया था। तीसरा पॉइंट है फ्रांसीसी सौदागर अफ्रीका से स्थानीय सरदारों से, ठीक है, दास खरीदते थे। ठीक है, तो दास खरीदने का प्रचलन काफ़ी समय से रहा है। ठीक है, तो इसे वर्कशीट को रोक के आप लिख सकते हैं इसका उत्तर। चलिए हम प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बाद कौन कौन से कानून बने जिससे आप लोगों का जीवन प्रभावित हो, जिससे कि जो आम लोगों का जीवन है, आम है ये मैंगो मत समझ लेना। ठीक है, तो मैंगो नहीं है, आम मतलब नॉर्मल, आम आदमी पार्टी जिस हिसाब से। फ्रांसीसी क्रांति के बाद कौन कौन से, देखो बीच में ये आना चाहिए ना, कौन कौन से कानून बने जिनसे आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। बहुत सारे थे, इसमें से कुछ हमने छाट के लिखे हैं और कुछ आपके वर्कशीट में से हमने लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 3 और ये वर्कशीट में से लिखे गए हैं चारों। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपके वर्कशीट में यही चारों पॉइंट्स मिल जाएंगे, 1 2 3 4। फिर भी मैंने इसे लिख दिया है, अगर किसी को समझ में ना आया तो देख सकता है यहाँ से भी। ठीक है, तो लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। जब शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा, मतलब कि उन्हें कानूनी रूप से उनके शादी को माना जाने लगा। और वैसे हमने वर्कशीट में पढ़ लिया है, तो यहाँ पे बस हम आंसर पढ़ेंगे बस। तलाक को कानूनी रूप से दे दिया गया तथा आदमी और औरत दोनों के ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। मतलब अगर आपस में अनबन हो रही है तो कोई भी आवेदन दे सकता है। ठीक है, कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, अब महिलाएं व्यावसायिक परीक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और व्यवस्था चला सकती थी। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर आपको लिखना है तो ये, ठीक है, एक, ठीक है, यहाँ मैं लाइन लगा देता हूँ, ये 1 2 ये पॉइंट लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए नीचे चलते हैं और प्रश्न नंबर 4 और आखिरी प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति के उन विचारों की सूची बनाएं जिनका प्रभाव हम अपने जीवन में स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। मतलब जो फ्रांसीसी क्रांति के समय हुआ, कुछ जो विचार है वो अपने लाइफ में, अपने आधुनिक टाइम पे हम कैसे देख पाते हैं। जैसा आपको पता है, स्वतंत्रता और जनवादी का अधिकार हम आज भी देख पाते हैं। जो स्वतंत्रता का अधिकार है भारत में दिया गया है वो वहीं से लिया गया है, आपका फ्रांस से। ठीक है, अगर आपने राजनीति विज्ञान पढ़ी होगी तो हमारे 6 मौलिक अधिकार होते हैं, तो उसमें एक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये फ्रांस से लिया गया है। ये भी पॉइंट आता है 10th में। ठीक है, अभी तो आप 9th में है, तो 11th में राजनीति विज्ञान लेंगे तो अलग से आते हैं 6 मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो जो फ्रांस से लिया गया है वो आपका स्वतंत्रता और समानता का अधिकार है। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आप कुछ भी कह सकते किसी व्यक्ति के बारे में, लेकिन गाली गलौज नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते आप। ठीक है, हानि कहने का मतलब कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन भाषा की जो गरिमा को ध्यान में रखते हुए। तीसरा पॉइंट है लोगों का ध्यान राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं की ओर आकर्षित किया गया। ये मैंने थोड़ा सा अलग से लिखा हुआ है। और चौथा है जो कि हमें यहाँ दिखाई देता है, अगर आपने संघात्मक शासन पद्धति पढ़ी भी होगी, ठीक है, अर्ध संघात्मक पद्धति होती थी आपकी। ठीक है, तो आपने राजनीति विज्ञान में इसे भी पढ़ रखा है। तो संघात्मक शासन पद्धति का प्रयोग एवं विकास भी फ्रांसीसी क्रांति की एक महत्वपूर्ण देन है। तो मैं से बेसिक क्लास की इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो आप मैं दोबारा कहना चाहूँगा, समस्या जो मौसम है वो बदल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने
सेहत पे भी आप लोग को कहूँगा ध्यान दें। अगर सेहत बिगड़ गई तो वर्कशीट करने में और आपको ऑनलाइन जो क्लास ले रहे हैं उससे भी करने में समस्या आ सकती है। संघर्ष है, संघर्ष करिए, संघर्ष का नाम ही जीवन है। ठीक है, तो मैं सीबीएसई क्लास की आज की वीडियो में इतना ही। मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।